वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज December 14th एंड वी विल सी टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड अनदर न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट विल टॉक अबाउट 26/11 एक्यूज। पहले हम बात करेंगे 26/11 की जो घटना 2008 में हुई थी, मुंबई टेरर अटैक। उसका एक प्राइम एक्यूज है तहूर राना। ये ही इज़ प्रेजेंटली इन यूएस एंड एक्सट्रेडिशन के लिए इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है। और इस प्राइम एक्यूज जो है एनआईए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका ये एक्यूज़ है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होती है। तो बेसिकली कोई भी अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का क्रिमिनल, फॉर एग्जांपल इंडिया के क्राइम से संबंधित क्रिमिनल अगर अमेरिका में है और इंडिया की अमेरिका के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो अमेरिका जो है कुछ शर्तों के साथ में उस क्रिमिनल को इंडिया को सौंप देगा। और अगर ये ट्रीटी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सौंपे। सो दिस यू मस्ट नो कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्रिमिनल एक कंट्री में क्राइम करने के बाद में दूसरी कंट्री में जाके छुप जाते हैं, और अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो उसको सौंप दिया जा सकता है उस क्रिमिनल को। सो दिस इज़ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंडिया की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है कितनी कंट्रीज़ के साथ में है, या अमेरिका के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब हुई थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो यू मस्ट आंसर कि हाउ मेनी कितनी कंट्री के साथ इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, और कौन से इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ है, क्या चाइना और पाकिस्तान के साथ में क्या इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या नहीं है। दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आंसर करना चाहिए। ना यहाँ पे इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है काजीरंगा। तो काजीरंगा है, ये कहाँ पे है? ये असम में है। और जो है काजीरंगा एक नेशनल पार्क है और काफ़ी इसका एरिया है। इट्स नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो बात मैं करूंगा कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हम कई बार सुनते हैं काजीरंगा का नाम सुनते हैं नेशनल पार्क का, लेकिन नेशनल पार्क का एक डेफिनेशन होता है। क्या किसी भी फॉरेस्ट को नेशनल पार्क कह सकते हैं? नहीं। तो आप लिखेंगे कमेंट में कि नेशनल पार्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है नेशनल पार्क की, टेक्निकल, ये आप ज़रूर लिखिए कि व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क। ओके। और एक और यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है टाइगर रिजर्व। इट्स अ टाइगर रिजर्व। तो इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? अभी आपको याद होगा सेव द टाइगर कैंपेन भी चलाया जाता है, अभी भी चलता है, पहले भी काफ़ी जोर शोर से चला है, जो टाइगर्स की संख्या है उनको बचाने के लिए। तो टाइगर रिजर्व अलग अलग जगह बनाए गए हैं, जिसमें से एक ये भी टाइगर रिजर्व है। तो आप बताएंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, नेशनल पार्क क्या होता है और टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, ये डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड आप कमेंट्स में इसको ज़रूर लिखिए, इन दोनों टर्म्स को। इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको मालूम होना चाहिए ना। ये एक न्यूज़ है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से रिलेटेड है। एंड ये न्यूज़ है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालता है और सोशल मीडिया पे कोई भी डिफेमेशन का पोस्ट डालता है, तो आईपीसी की धारा के तहत, आईपीसी के सेक्शन के तहत उस पर डिफेमेशन का केस या फिर अन्य जो सेक्शन है उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। एक सेक्शन है आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 79। सेक्शन 79 बेसिकली ये कहता है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडियरीज हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर है, फेसबुक है, अगर वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी कोई पोस्ट डालता है, लेट्स से किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ में या किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई गलत बात लिख देता है, तो क्या फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ केस किया जा सकता है? क्या फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, उनको एफआईआर में नाम कर सकते हैं, या ट्विटर के जो हेड है उसके खिलाफ केस किया जा सकता है? तो सेक्शन 79 ये आंसर देता है। क्या आंसर देता है? सेक्शन 79 ये आंसर देता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। मतलब फेसबुक और ट्विटर जो है उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे कोई भी अगर व्यक्ति इस पर पोस्ट डालता है तो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन अभी रिसेंटली ट्विटर ने फैक्ट चेक करके एक मैकेनिज्म लाया है, एक एल्गोरिदम लॉन्च किया है, और इस एल्गोरिदम के तहत कोई भी अगर सस्पेक्टेड वीडियो या पोस्ट या ट्वीट दिखता है ट्विटर पे, तो उसको फैक्ट चेक करके मार्क कर देते हैं। और इसको हमने देखा है यूएस इलेक्शन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का
जो ट्वीट है अगर आप देखें तो मैक्सिमम इस फैक्ट चेक के अंतर्गत आता है, इस मैकेनिज्म के अंतर्गत। ऐसा ही एक जो ट्वीट है वो आया था फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान। जो अमित मालवीय है, बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उनका एक ट्वीट जो है उसको फ्लैग कर दिया था ट्विटर ने। और ऐसे ही कई अलग अलग ट्वीट्स को फ्लैग किया था कि ये जो वीडियो है या ये जो पर्टिकुलर ट्वीट है इट मे बी सस्पिशियस, और जो मीडिया है इसमें उसको चेंज किया, मैनिपुलेटेड मीडिया करके। नाउ क्वेश्चन अब ये है इसमें कि अगर पहले तो सेक्शन 79 के तहत फेसबुक और ट्विटर को दोषी इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि जो भी उस पर व्यक्ति पोस्ट करता था उसको चेक नहीं किया जा सकता था। आज भी फेसबुक पे अगर आप जाके कुछ भी पोस्ट कर दो तो आप वो पोस्ट हो जाता है, लेकिन जब उसको आप रिपोर्ट करते हैं इनअप्रोप्रिएट कंटेंट करके तो उस पर एक्शन होता है। लेकिन ट्विटर ने सुओ मोटो उस पर एक्शन लिया, फैक्ट चेक करके उसको क्लब किया। तो अब जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं, अगर ट्विटर सेलेक्टिवली कुछ ट्वीट्स को अगर वो उसमें इंटरफेयर करता है कि वो सही है गलत है, तो इसमें कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले दिनों में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है ट्विटर पे डाल दे कि जब आप 10 ट्वीट्स को चेक कर रहे हैं तो बाकी को क्यों नहीं चेक कर रहे हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं है। सो दिस इज़ अ डिबेट गोइंग ऑन, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट गोइंग ऑन। बट आपको मालूम होना चाहिए सेक्शन जो 79 है ये आपको मालूम होना चाहिए, सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, ये जो इंटरमीडियरीज है उनका बचाव करता है। लेकिन ये बचाव तभी तक पॉसिबल है जब तक कि जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर, उनको ये मालूम नहीं कि उस इंसान ने क्या डाला है। लेकिन जब उसकी मॉनिटरिंग होने लग जाएगी देन दे कैन बी अ प्रॉब्लम। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट गोइंग ऑन। और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, तो उसके डू ऑन डू नॉट्स आपको पता रहने चाहिए। तो सेक्शन 79 आप फर्दर में याद रखिएगा। एंड सेक्शन 79 में हो सकता है कि चेंजेस भी हम आने वाले दिनों में देखें और फेसबुक और ट्विटर पे को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। ओके, नाउ अब ये है article. Now we'll see the editorial opinion article. Now first article is related to India and China. इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड है। लास्ट वीक हमने देखा था जो सेशंस था हमारा वीडियो, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे मिनिस्टर थे मिस्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन लद्दाख बॉर्डर, वट एवर इज़ हैपनिंग एट लद्दाख बॉर्डर, चाइना इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि जो पुरानी ट्रीटीज़ थी 1993 की जो ट्रीटीज़ थी उसके तहत चाइना वॉज नॉट सपोज टू अमास सच अ ह्यूज नंबर ऑफ फोर्स। चाइना ने क्या किया है कि काफ़ी संख्या में जो फोर्स है वो बॉर्डर पे इकट्ठा कर दिया। इंडिया ने ये कहा कि जो ये एग्रीमेंट था पुराना उसको चाइना ने बाईपास किया है, इसीलिए चाइना की गलती है। इन रिटर्न व्हाट चाइना सेड दैट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ इंडिया बिकॉज चाइना इज ओनली डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर्स। सो ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। एंड काफ़ी हमें गलवान वैली पास्ट वी ऑल नो कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ है चाइना बॉर्डर पे, हमारे गलवान वैली में भी इंसिडेंट्स हुआ। एंड देन स्टिल 8 राउंड ऑफ टॉक हो चुकी है, 8 लेवल ऑफ बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। एंड वी हैव टू स्टिल वेट कि आगे क्या होता है। एंड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये बिलीव है कि हो सकता है कि कई साल लग जाए सिचुएशन नॉर्मलाइज होने में। बट एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो सेइंग, जो इंडियन साइड के हैं, कि दे कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, दे कैनॉट बी वॉर लाइक सिचुएशन एट बॉर्डर एंड एट द सेम टाइम वी गो easily in terms of economics and in terms of other exports imports. So this is one concern. Okay, so we'll see what happens over there. Next ये जो ओपिनियन है इट्स रिगार्डिंग फेसबुक। ये फेसबुक से रिलेटेड है। क्या है फेसबुक से रिलेटेड? फेसबुक को के खिलाफ केस किया गया है अमेरिका में। जो 46 यूएस स्टेट्स है और फेडरल ट्रेड कमीशन है, उन्होंने फेसबुक के खिलाफ केस ये किया है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया एंड देन व्हाट्सएप को भी ख़रीद लिया। इसके ख़रीदने से मोनोपोली हो गई है फेसबुक की, और फेसबुक की वजह से बाकी जो कंपनीज़ है वो कंपटीशन में आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इतना पैसा है, एक एस्टिमेट ये है
कि पिछले साल $70 बिलियन 70 बिलियन का रिवेन्यू हुआ है फेसबुक का, और आज की डेट में $800 बिलियन का मार्केट है फेसबुक का। सो बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, और इस बड़ी कंपनी के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है। तो किन पॉइंट्स पे कहा गया है? तो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, क्योंकि फेसबुक के खिलाफ ये चार्जेस हैं, ये केस बनाया गया है कि जो कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दे रही है और कंपटीशन को ख़त्म कर रही है। जो लोग आईटी सेक्टर से हैं या कंपनीज में काम करते हैं, उनको आइडिया होगा कि कोई बड़ी कंपनी के सामने कैसी छोटी कंपनीज दब जाती है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ भी है, आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हो, तो फेसबुक जैसी कंपनी क्या करेगी? बहुत पैसा दे के उस छोटी कंपनी को खरीद लेगी और अपने में मिला लेगी, तो कोई कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच यूएस इज़ फेसिंग। और अगर आप देखें तो वो बहुत ही टाइम से गूगल और फेसबुक दोनों ही रूल कर रहे हैं, और उनके अलावा कोई भी बड़ी कंपनी निकल के नहीं आ पाई है अमेरिका में। लेकिन अमेरिका जाना जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईटी फील्ड में, अमेरिका जाना जाता था इनोवेशंस के लिए, नई कंपनीज़ के लिए, नए आइडियाज़ के लिए। लेकिन फेसबुक गूगल की वजह से पूरा कंपटीशन ही ख़त्म हो गया, नई कंपनीज नए आइडियाज़ आ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इसको चैलेंज किया गया है, एंड जो भी होगा कोर्ट में विल गेट टू नो। ओके, सो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और कंपटीशन से भी रिलेटेड है, कंपनी एक्ट्स वगैरह से भी रिलेटेड है। सो आई हैव टोल्ड यू। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, ये एडिटोरियल इसमें क्या है? दिस इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। काफ़ी सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हमने बात किया है जो भी ट्रेड एक्ट्स वगैरह हैं और जो 3 बिल है वगैरह सारे। नाउ इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, और आपने आंसर्स भी, यू हैव आंसर्ड ऑल्सो, आपने आंसर्स भी किए हुए हैं। बेसिक चीज़ें इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग बात की गई है। बेसिकली ये राइटर ये कहते हैं इसमें कि अगर ये फार्म लॉ जो अभी जो किसान बिल है उसके पहले भी अगर वो लागू हो जाए या ना हो जाए, फार्मर्स की कंडीशंस हैं, इट्स नॉट गुड इन इंडिया। ये पहले से भी उनकी जो इनकम रही है बहुत कम रही है, और उसके अलग अलग रीजंस हैं। वो कुछ आइडियाज़ ये दे रहे हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है पहले तो, और इनपुट कॉस्ट हाई होने से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका इनपुट कॉस्ट तो हाई है, लेकिन जो आप बेच रहे हैं, जो बाज़ार में कीमत है वो कम रहती है। तो होता ही है कि किसान को जो खर्चा करना पड़ता है एग्रीकल्चर पे, वो ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उनको जो कीमत है वो उतने दाम की नहीं मिलती है। ओके, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है, अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ एक बार। कि जैसे एमएसपी है। अब एमएसपी क्या होता है? एमएसपी ये होता है कि भाई जो मिनिमम कॉस्ट है। अच्छा, एमएसपी होता क्या है टेक्निकली? वो ये होता है कि जो आपका कॉस्ट है, जो आपकी लागत है एक साल में कोई फसल उगाने में, लेट्स से आप धान की खेती कर रहे हैं या फिर गेहूँ उगा रहे हैं, तो गेहूँ उगाने में जो आपका कॉस्ट आया प्लस उस पर 30-40-50% और बढ़ा के किसान जो है प्राइस, उसकी कीमत फिक्स कर देती है। तो अब आपने मान लीजिए 100 रुपये आपने लागत आई, तो सरकार जो है 150 रुपये पे ख़रीद रही है। तो उसमें अगर आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सब खर्चा आया, तो आप 20 किसान जो है 20 रुपये अर्न कर लेगा, 20 से 30 रुपये। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको ध्यान से समझिए कि सरकार जो है पूरी सारे किसानों से नहीं खरीदेगी, क्योंकि सरकार को ज़रूरत नहीं है। सरकार को जितनी फसल होगी पूरे इंडिया में, मान लीजिए जितनी गेहूं की खेती होगी, उसकी मान लीजिए 30% ही ज़रूरत है। सरकार को क्यों ज़रूरत है? सरकार को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, या गरीबों को जो चावल बांटना, अन्य अलग अलग योजनाएं होती हैं, उसके लिए वो सरकार खरीदती है, सरकार की योजनाओं के लिए। ना सरकार ने खरीद लिया गेहूं या चावल, मान लीजिए कि पूरे इंडिया में 1000 केजी पैदा हो रहा है, तो 300 केजी सिर्फ सरकार को चाहिए। उस 300 केजी में से भी क्या होता है कि मैक्सिमम जो है वो पंजाब हरियाणा से खरीदते हैं। तो वहाँ से मान लीजिए पंजाब में 100 केजी पैदा हुआ, तो पंजाब से तो उन्होंने 95 केजी खरीद लिया, और 95 केजी मान लीजिए हरियाणा से खरीद लिया। बाकी बचा हुआ 100 केजी वो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल सबसे मिला के खरीदा। तो होता क्या है कि टोटल जो गेहूं पैदा हुआ वो 1000 केजी हुआ इंडिया में, खरीदा गया सिर्फ 300। उस 300 में से भी मैक्सिमम खरीदा गया पंजाब हरियाणा में। तो बाकी जगह के जो किसान हैं उनको फिक्स रेट नहीं मिलता है। अब इसको समझिए, अगर मार्केट में मान लीजिए मार्केट में अगर कीमत
आपकी लागत के ऊपर है, मान लीजिए 100 रुपये लागत आई है और मार्केट में आपको 100, 110, 120 मिल रहा है उस चीज़ का, तो आपको 10 रुपये 20 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि अब ये समझिए ये अनाज है, तो सरकार ये भी नहीं कर सकती है कि अनाज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर अनाज का दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो लोगों को, जो आम जनता है, उनको बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए सरकार तमाम उपाय करती है कि जिससे कि जो कीमत है बाज़ार में इन इन चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की, दाल, चावल, दाल, गेहूं, इन सब की कीमत कम रहे, इसके लिए भरसक प्रयास करती है, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी बनता है। तो इसीलिए सरकार हर तरीके से कोशिश करती है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रहे और इसकी कीमत कम रहे। अगर बाज़ार में कीमत कम है, तो जब किसान बाज़ार में बेचना जाएगा, तो हो सकता है उसको 100 रुपये अगर उसकी लागत है, तो हो सकता है उसको 80 रुपये 90 रुपये ही मिले। तो उससे क्या होता है, उसको घाटा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं सकती, क्योंकि सरकार को ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो ऑलरेडी जो सरकार ने खरीदा हुआ है, ऐसे कई करोड़ों टन जो अनाज है, वो एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके गोदामों में, जो खरीदता है किसानों से, उनके गोदामों में पड़े हुए ख़राब हो रहे हैं। तो सरकार अगर और ख़रीदेगी तो और ख़राब होगा। तो प्रॉब्लम अब एक इस किसान के लिए ये हो गई कि सरकार को ज़रूरत नहीं है, तो सरकार खरीदती नहीं है। और दूसरा ये है कि चूंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, अनाज तो बेसिक चीज़ है, तो सरकार इसकी कीमत बढ़ने भी नहीं दे सकती है। तो बढ़ने नहीं देगी तो सरकार, जो किसान है, उसको दाम भी नहीं मिलेगा। तो ये तरीके का प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक सॉल्यूशन है कि सब्सिडी, कि किसान को जो उसकी लागत है, जैसे फर्टिलाइज़र है, या मान लीजिए ट्यूबवेल है, उसके लिए डीजल की आवश्यकता है या बिजली की आवश्यकता है, उस सबको सब्सिडाइज़ कर दे किसान, सरकार। तो सब्सिडाइज़ कर देगी तो हो सकता है कि कीमत जो 100 रुपये लग रहा था, हो सकता है वो 60 रुपये 70 रुपये पे आ जाए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि सरकार ऑलरेडी अभी करती है। ऑलरेडी सब्सिडी पे देती है, फर्टिलाइज़र वगैरह की सब्सिडी है या बाकी चीज़ों पे वो करते हैं। लेकिन कुल मिला के अभी बैलेंस नहीं बन पाया है। ये हमारे पूरे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, नॉट हर जगह, नॉट इन एवरी स्टेट, बट कई जगहों पे ऐसा है कि खेती के लिए जो वो ब्रेक इवन पॉइंट है, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि जितनी आपकी लागत है उससे 20 रुपये आप ज़्यादा कमाओ। क्योंकि कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कुछ बचत अपने घर पे ले आओ, लेकिन अगर घर पे नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत है। तो ये बेसिकली समराइज़ में अब मैंने आपको कर दिया ये पूरी चीज़ों की प्रॉब्लम। और होगा कैसे फिर ये? तो होगा तो ये कि इसकी लागत कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और लागत कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट को दिमाग लगाना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी पड़ेगी। मतलब अगर एक घर में 3 लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और मान लीजिए 300 रुपये वो कमाया, तो 100 रुपये पर हेड कमाया। वही अगर सिर्फ 2 ही लोग डिपेंडेंट हैं तो 300/2 यानी कि 150 रुपये कमाएंगे वो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो सरकार को करने की आवश्यकता है। एंड इसीलिए ये चैलेंज है, और इसी चैलेंज को करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में चैलेंज रहेगा। क्योंकि ये भी एक है कि जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2022 तक जो किसान है उसकी इनकम डबल करने की बात कही है। तो लेट्स सी कैसे होता है डबल। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है नर्सिंग से रिलेटेड। ये नर्सिंग से रिलेटेड है। 2020 का जो ईयर है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ कहा गया था। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में नर्सिंग एजुकेशन, इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनी हुई है, एक्ट्स हैं अलग अलग। और बेसिक ये है कि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है नर्सेज़ की, वो 1.7 नर्सेज पर 1000 पॉपुलेशन है, एज़ कंपेयर टू जो WHO का मानक है उससे कम है ये। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है कि किस तरीके से हम नर्सिंग एजुकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें वो हाईलाइट कर देता हूँ। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है एक, वो आपको ध्यान रहे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, वो नर्सिंग एजुकेशन इस सब को रेगुलेट करता है। एंड दूसरा आप ये जान लीजिए कि जो नर्सिंग में जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो छोटे मोटे जो अस्पताल हैं वो प्राइवेट लोगों को भर्ती करते हैं नर्सिंग के लिए, और उनको उनसे डिग्री नहीं मांगते हैं और कम कीमत में उनको रख लेते हैं नर्सिंग के लिए। और जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पीजी वगैरह करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं या लेक्चररशिप में लग जाते हैं। तो वो एक है। और दूसरा ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
समय के साथ में जो नर्सिंग की जो स्टेटस था वो भी काफ़ी उसमें गिरावट आई है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है उसके, अब एक नेशनल नर्सिंग, एक या ध्यान रखिए, द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल ये आया है। और इस बिल में अलग अलग प्रावधान है नर्सिंग के ओवरऑल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, जिसमें कि एजुकेशन भी है और उसके रेगुलेशंस भी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन दैट। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू हिमालय। ये जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है बेसिकली आपको मैंने बताया था कि चाइना ने कहा है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जिसको यारलुंग जानबो रिवर बोलते हैं तिब्बत में, वहाँ पे डैम बनाने जा रही है। एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा है। इंडिया ने भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में इसी रिवर पे अरुणाचल प्रदेश में इंडिया अपना डैम बनाएगा। ये आर्टिकल पूरा ये कंक्लूड कर रहा है बेसिकली। इस आर्टिकल में ये कहा है कि जिस तरीके से चाइना और इंडिया कंपटीशन के तौर पे ब्रह्मपुत्रा रिवर पे डैम बना रहे हैं, उससे बहुत डेंजर है पूरे इस हिमालयन एरिया में। क्यों डेंजर है? क्योंकि ये जो एरिया है पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालयन बेल्ट है, ये हाई सिस्मिक जोन में है। सिस्मिक जोन क्या होता है? अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब अर्थक्वेक आने की संभावना बनी रहती है वहाँ पे। और जो बड़े बड़े जो अर्थक्वेक आए हैं इसी एरिया में आए हैं। 1950 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 8.6 मैग्नीट्यूड का, और उस अर्थक्वेक से काफ़ी नुकसान हुआ था पूरे नॉर्थ ईस्ट, असम और अरुणाचल प्रदेश और पूरे नियर बाय एरियाज़ में। इनफैक्ट बांग्लादेश वगैरह भी पूरा इससे अफेक्ट हुए थे, जो उस समय बांग्लादेश था, ईस्टर्न पाकिस्तान। और उसके बाद भी 2015 में अर्थक्वेक आया था 7.8 का नेपाल में। उससे भी उनके भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हिट हुए थे, एंड प्रोजेक्ट्स हिट हुए थे, एंड बाकी ये हुआ था आपका, बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। ज्योग्राफी के टर्म्स हैं जिनका ज्योग्राफी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो अभी मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि क्या क्या प्रॉब्लम है। नाउ अब मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होते हैं, हाइड्रो पावर डैम क्या होते हैं, और इंडिया में ऐसे जो बड़े हाइड्रो पावर डैम्स हैं उनके आप नाम बताइए कहाँ कहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर बताइए कि इस तरीके के डैम्स कहाँ पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो है जो सिग्निफिकेंट हैं, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे है। कई अलग अलग जगहों पे है दैट यू कैन नेम। और दूसरा 2-3 चीज़ें हैं। नाउ बात करेंगे ज्योग्राफी की। नाउ अर्थक्वेक मैंने बताया कि अर्थक्वेक क्या होता है। नाउ रिक्टर स्केल पे इसको नापते हैं। क्वेश्चन इज़ कि इंडिया का जो इंडिया को पूरे इंडिया ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इंडिया का सेस्मिक जोन्स में इंडिया को अगर डिवाइड करें तो कौन सा एरिया किस में आता है, हाई सेस्मिक जोन में कौन सा है, लो में कौन सा है, मीडियम में कौन सा है, वो आप लिखिए कमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एरिया कैसे किस जोन में आता है, हाई सेस्मिक जोन में, लो सेस्मिक जोन में आता है, वो आप ज़रूर बताइए अर्थक्वेक प्रोन में। ओके, एंड देन देयर इज़ अ वन टर्म, एक टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल है, तो यू हैव टू टेल, जिसे कहते हैं सिल्टिंग और डिसिल्टिंग ऑफ डैम्स। ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ये है जनरल, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी दोनों से मिला के, कि डैम कंस्ट्रक्शन में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकता है। बाय एग्जांपल यू हैव टू टेल दिस। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे कैसे वो इम्पैक्ट करता है। तो वो भी है, उसके बेनिफिट्स भी है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स। बांध बनाने से बेनिफिट भी है और उससे नुकसान भी है, तो दोनों को आप लिखिए और एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हैं आप। कई बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं कि डैम ब्रीच हो जाने की वजह से पूरे का पूरा गांव डूब गए थे। तो यू राइट इनटू द कमेंट्स। तीनों क्वेश्चन जो मैंने पूछा, पहला आपको ये पूछा कि जो सेस्मिक जोन्स हैं उसको डिवाइड करिए, और फिर आपसे पूछा मैंने ये कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे है। एंड देन तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव है कि डैम्स के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ओके ओके, सो दिस इज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन से रिलेटेड है। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में जो पॉल्यूशन है उसकी क्वालिटी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम्स वी आर इवॉल्विंग, एंड सिस्टम इवॉल्व करके जो पॉल्यूशन है उसको वी कैन यूज़ दिस टू टेक्नोलॉजीज़,
जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज वी कैन यूज़ टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर, रेगुलेट एंड मिटिगेट एयर पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन नापने के लिए अलग अलग वो बने हुए हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बने हुए हैं। आप बड़े शहरों में भी जाओगे तो आप देखोगे कि बोर्ड लगा रहता है, वहाँ पे बताते रहते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताते रहते हैं। कई चौराहों पे आपको दिख जाएगा, बड़े शहरों में आप देखेंगे, इन तक मीडियम शहरों, छोटे शहरों में भी आप तो दिख जाएगा आपको कई जगहों पे। और एनसीआर एरिया में खासकर दिल्ली एंड आसपास के एरियाज़ में यू कैन सी दैट। एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक भारत स्टेज 4 टू भारत स्टेज 6, ये मैंने पहले बताया भी था। भारत स्टेज 4 मतलब ये बेसिकली है जो व्हीकल टाइप्स है उनके ऊपर है, और ये BS4 और BS6 में अंतर ये है कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट मैटर साइज है वो डिफर करता है। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि BS4 से BS4 और BS6 में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6, वो आप आंसर करिए। एंड देन ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज, ये नई टेक्नोलॉजी आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट है कि एमिशन, जो एमिशन है उसको मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या नॉर्मल एग्जॉस्ट एमिशन है उनको कम रखा जाए, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो। किस लिए? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये। सो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, जो पॉइंट्स बताए उसको आपको याद रखना है। और क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने आपको बताया भी था बहुत, ये आप ध्यान रखिए, एक याद रखिए, ये मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग्स, ये है, ये नाम याद रखिए। ये फाउंड इन त्रिशूर एरिया है तिरुवनंतपुरम के पास में, वहाँ पे ये पाया गया है। और इसका नाम याद रखिएगा एक उसके लिए प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए, नोट में लिख लीजिएगा सो एग्ज़ाम से पहले आपको याद रहे। ओके, नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, ये है इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड, और इसके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो इसमें क्या है, इंडिया बांग्लादेश जो है वर्चुअल मीटिंग है, दिसंबर 17 को मीटिंग है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 12 किलोमीटर चिल्हाती हल्दीबारी रेल लिंक 55 साल बाद 1965 में ये बंद हो गया था, जब 1965 की लड़ाई हुई थी तो ये जो रेलवे का रास्ता था ये बंद हो गया था। अब 12 किलोमीटर का रास्ता है, इसको दोबारा खोलने की बात चल रही है, दोबारा ये खुल सकता है। और दूसरा वाटर शेयरिंग का लेके इंडिया बांग्लादेश के बीच में तिस्ता रिवर है, तिस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग को लेके एग्रीमेंट जो है वो बन चुका है 2011 में, लेकिन अभी तक वो इन इफेक्ट नहीं आया है। So that is one issue between these two countries, India and बांग्लादेश, ये इशू है। और ये याद रहे कि एक 6th लाइन दिल्ली, ढाका और सिलीगुड़ी के बीच में रेलवे लाइन वो फ्लैग ऑफ की जाएगी, सिलीगुड़ी से लेकर ढाका के बीच में की जाएगी। कब की जाएगी? नेक्स्ट ईयर मार्च में, जब जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो उसके 50 साल हो जाएंगे। तो 50 साल इंडिपेंडेंस पे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्लैग ऑफ करेंगे सिलीगुड़ी टू ढाका रेलवे लाइन के। सो ये आपको याद रहे। और इस रेलवे लाइन को आप मैप में ज़रूर देखिए, चिल्हाती हल्दीबारी लिंक 12 किलोमीटर का जो लिंक है ये। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ भी हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, CA को लेके, NRC को लेके, दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट भी है, और ये डिसएग्रीमेंट को भी हैंडल करना पड़ेगा। सो बोथ थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, जो डील होने जा रही है एंड जो इश्यूज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बोथ द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। नाउ ये आपको है वायरस RNA फाउंड इन सीवेज सैंपल्स। ओके, सो ये कोरोना से रिलेटेड है, कोई नई डिस्कवरी नहीं है इसमें, सो विल स्किप इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। ओके, नाउ एक ये है, यहाँ पे एक न्यूज़ है कि जो ईरान है, ईरान में कैपिटल पनिशमेंट दिया गया वहाँ का एक इंडिविजुअल को, रोहल्ला जाम, इसको हैंग कर दिया गया, सैटरडे को फांसी दे दी गई। और ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको फांसी दे दी गई ईरान में, और इसलिए दे दी गई क्योंकि 2017-18 में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें वो शामिल था,
उसके लिए फांसी दे दी। तो इसको कंडेम किया यूरोपियन यूनियन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने कंडेम किया। तो इसके लिए ईरान ने जो है वो उल्टा जर्मनी को बुला के ये बताया, ईयू एंड जर्मनी के एम्बेसडर को बुला के, कि दे शुड नॉट इंटरफेयर इनटू ईरान्स अफेयर्स। क्वेश्चन ये है कि कितनी कंट्रीज़ में आज की डेट में कैपिटल पनिशमेंट है, मतलब फांसी की सज़ा या मृत्यु दंड दिया जाता है, का प्रावधान है। कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं, इसको आप ज़रूर बताइए। टोटल कंट्रीज़ कौन है, प्रोमिनेंट कंट्रीज़, मतलब इंडिया के हिसाब से उसमें से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन सी है जिनमें आज भी कैपिटल पनिशमेंट किसी भी उसके लिए, क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, वो आप बताइए। ओके। चाइना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, चांगे 5 नाम था जिसका। ये लॉन्च हुआ था नवंबर 24 को लॉन्च किया गया था, और इसका काम था कि चंद्रमा पे जाके, मून पे जाके, वहाँ से इट विल कलेक्ट, वहाँ पे जो लूनर सरफेस से इट विल कलेक्ट स्टोन्स एंड अदर सैंपल्स फ्रॉम देयर। एंड चाइना जो है वो सक्सेसफुली चाइना ने वो कर लिया है। चांगेज 5 वो पहुंच गया था मून पे, एंड मून से लेके लूनर जो सैंपल्स है वो लेके इट्स कमिंग बैक। और ये थर्ड कंट्रीज़ है ऐसी, अमेरिका और रशिया के बाद, सोवियत यूनियन के बाद में, जो अर्स्टवल सोवियत यूनियन था, उसके बाद चाइना इज़ द थर्ड कंट्री। सो ये आपको याद रहे कि चाइना याद रहे, चांगेज 5 याद रहे। एंड मिशन क्या था, मिशन वॉज टू कलेक्ट द सैंपल्स, लूनर सैंपल्स। ओके, एंड इट्स अ थर्ड कंट्री टू डू दिस। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, सो वी हैव समराइज एवरीथिंग, वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स विच इज़ देयर। बाकी अफगानिस्तान तालिबान में, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि तालिबान अफगानिस्तान के बीच में पीस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दोहा कतर में ये चल रहा है। एंड बट स्टिल जो पीस था, जो सीज फायर था, वो अब नहीं है। एंड देर इज़ अ ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान इन अफगानिस्तान, जबकि पीस प्रोसेस भी चल रहा है। सो ये आपको याद रहे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये नाइजीरिया में जो गनमैन है, टेररिस्ट है, उन्होंने 400 स्टूडेंट्स को, उनको हाईजैक कर लिया है, एबडक्ट कर लिया है। और बोको हराम, मैंने कई बार बताया भी था कि जो नाइजीरिया में देयर इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय नेम ऑफ बोको हराम, एंड इट्स फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। और पहले भी जो कई बच्चों को किडनैप कर चुके हैं स्कूल एजुकेशन में। दिस इज़, मैंने वाई आई एम हाईलाइटिंग दिस, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन इन पे लिखने के लिए आ जाता है। तो आपको ये याद रहे कि कैसे कुछ कंट्रीज़ में बच्चों तक को भी कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ किया जा रहा है। मतलब दो पार्ट, गवर्नमेंट के साथ जो लड़ाई है, फॉर एग्जांपल नक्सल है, टेररिस्ट है, दे आर यूजिंग चिल्ड्रन ऑल्सो, स्टूडेंट्स ऑल्सो इन देयर फाइट। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन नाइजीरिया। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड करेक्ट एक्शन नीड्स टू बी टेकन देयर। ओके, सो बोको हराम मैंने आपको पूछा था। नाउ अगेन आई विल आस्क यू, बिकॉज नाउ दिस इज़ अ डेडली अटैक, दिस इज़, सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ बोको हराम। और इस बार आप पढ़े तो थोड़ा डिटेल में पढ़े, बिकॉज बोको हराम की जो एक्टिविटीज़ है वो इट्स ड्रेडफुल एक्टिविटी, एंड वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज़ बोको हराम, अगेन आई विल आस्क यू। ऑब्वियसली इट्स बेस्ड इन नाइजीरिया, बट उसका एक बेसिक है, और वो वाई इट्स फाइटिंग अगेंस्ट नाइजीरियन गवर्नमेंट या पर्टिकुलर इन अफ्रीका, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो भी साथी नए जुड़े हुए हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। थैंक यू, गुड बाय।